Hello friends, welcome to the Sarokar classes. I am Aditya Pratap Singh. आई एम हियर विद द न्यू करंट अफेयर क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे अच्छे आर्टिकल्स और बहुत ही डिटेल्ड मैनर में। और इससे पहले भी हम लोग ने आधे से ज़्यादा आर्टिकल्स इससे पहले कवर कर रखे हैं एकदम डिटेल्ड मैनर में। तो दोस्तों आप जाके उसे देख सकते हो और उससे आप फीडबैक दोगे तो हम लोग अच्छे वीडियोस उसी से रिलेटेड जो ये आर्टिकल्स आए हैं इनको और डिटेल्ड फॉर्म में वीडियोस अपलोड करेंगे इस चैनल पे। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरुआत करते हैं। फ्रेंड, इसमें बहुत ही अच्छी बात कही गई है, अगर आप रिजल्ट पे ध्यान देकर काम करोगे तो आपका काम नहीं बनेगा। आपका काम तब बनेगा जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते जाओगे और मंजिल के बारे में लास्ट में सोचोगे कि हाँ मुझे मंजिल मिली या फिर मंजिल नहीं मिली। तो इस कोट में यही बात की गई है, आप रेगुलर वीडियोज़ देखो। आप ये मत सोचो कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आप रेगुलर करंट अफेयर के साथ अपडेट रहो सरोकार क्लासेस के साथ। आपको अगर कोई भी न्यूज़ में अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड न्यूज़ नहीं मिलती है फिर आप कमेंट करके बताओ। फ्रेंड, ये द हिंदू जो पेपर आता है ये बहुत ही ट्रस्टेड माना जाता है और आधे से ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं। तो आपको इसमें फैक्चुअल चीज़ें भी प्रोवाइड करा दी जाती हैं। हम लोग कम्युनिटी सेक्शन में रोज़ पोल प्रोवाइड कराते थे, वहाँ पे जाके आप वोटिंग कर सकते थे और क्वेश्चन के आंसर दे सकते थे। आप लोगों के अच्छे फीडबैक नहीं आए इसलिए हमने उसे इस समय बंद कर रखा है। करंट अफेयर से रिलेटेड कोट्स हम लोग नहीं डाल रहे हैं, पोल हम लोग नहीं डाल रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग फिर से डिमांड करोगे तो कम्युनिटी सेक्शन पे पोल पढ़ना चालू हो जाएगा। प्लीज़ फ्रेंड, आप लोग वीडियो को देख के फीडबैक ज़रूर दिया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड, आज ये सबसे पहले एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। इस वाले एडिटोरियल में बहुत अच्छी बात की गई है रोड एक्सीडेंट्स के बारे में। इसमें बात की गई है फ्रेंड इंडिया और यूएई के रिलेशन के बारे में। इसमें बात किया गया है रसिया के बारे में और यूक्रेन के बारे में। और इस आर्टिकल में बात किया गया है जो इस समय मींस जो सेंटर है वो कह रहा है कि कोविड-19 से हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। इसमें बात किया गया है फ्रेंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड और अर्थ से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिटेल्ड मैनर में देखेंगे एकदम बिना कोई झिझक के। आप लोग अगर कोई भी दिक्कत आती है वीडियो में तो ज़रूर कमेंट करके बताया करिए ताकि हम लोग उसका कुछ सल्यूशन दे पाएँ। फ्रेंड, ये वाला जो आर्टिकल है ये यहीं पे बता दे रहा हूँ। इस वाले आर्टिकल में क्या कहा गया है कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, इसमें जो आजकल एक्टर्स आ गए हैं, कुछ मीडिया से OTT का न्यूज़ मिल जाता है। तो जो बाकी ओल्ड फैशन फॉलो करते थे उनके लिए इस समय थोड़ी दिक्कत की बात हो गई है। जब से जैसे अभी ऑफलाइन क्लासेस उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं चली, हालांकि जब स्कूल्स वगैरह खुलने लगे, लेकिन सरोकार क्लासेस यूट्यूब पर आ गया। अब सरोकार क्लासेस में आपको हर एक चीज़ तैयार करा दिया जाएगा, आपको एकदम किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करा दिया जाएगा। तो क्या होगा फ्रेंड, जो ऑफलाइन वाले हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगा क्योंकि हम लोग ऑनलाइन ही प्रोवाइड करा दे रहे हैं। आप चाहे देश के किसी भी कोने में बैठे हो, आप हमारी वीडियोस देख सकते हो और ख़ुद को हमारे साथ अपडेट करके किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड, ये जो है ये हिजाब वाले के बारे में है। हिजाब रो कंट्रोवर्सी जो कर्नाटका में हुई थी उसके बारे में है। और इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ और था आज के न्यूज़पेपर में। उसमें कहा गया था कि जो कुछ इंडिपेंडेंट कमिटीज़ थी या इंडिपेंडेंट स्कूल्स थे जिसमें थोड़ा माइनॉरिटीज़ थोड़ा ज़्यादा मात्रा में हैं, उनमें भी आज कह दिया गया है कि आप केवल ड्रेस पहन के आओगे, कोई फालतू मतलब इधर उधर का ड्रेस आप पहन के नहीं आओगे, ठीक है। केवल आप स्कूल का ड्रेस पहन के आओगे। और जैसा कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस समय डायरेक्शन भी दे रखा है कि आप केवल क्या कर सकते हो, आप केवल स्कूल के ड्रेस पहन के जा सकते हो और बाकी कोई ड्रेस पहन के आप स्कूल में नहीं घुस सकते हो। तो उसी से फॉलो करते हुए इन लोगों ने आज डायरेक्शन दे दिया है। अगर आपको हिजाब रो कंट्रोवर्सी के बारे में कोई भी दिक्कत है तो हमारे चैनल पे, सरोकार क्लासेस के चैनल पे रीसेंट कंट्रोवर्सी नाम से एक प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे जाके हिजाब रो कंट्रोवर्सी डिटेल्ड मैनर में देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड, आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखा है तो फिर भी कोई बात नहीं, आप अभी जाके देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने पहले आर्टिकल पे आते हैं। पहले आर्टिकल में फ्रेंड सबसे पहले अपने PM साहब ने क्या कहा। अपने PM साहब ने इस साल के अपनी पहली स्पीच में कहा कि हमारा अर्थ नहीं है, हमारा नेचर नहीं है कि जो फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल का मतलब होता है फ्रेंड नाजुक। हमारा जो अर्थ है वो फ्रेजाइल नहीं है। जो हम लोग इसको बचाने के लिए कमिटमेंट करते हैं वो हमारा फ्रेजाइल है, वो नाजुक है। मीन्स हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग को हमारे अर्थ को प्रिजर्व करना है, इसलिए हमारा कमिटमेंट फ्रेजाइल है, ना कि हमारा प्लेनेट फ्रेजाइल है। प्लेनेट तो हम सभी को एक तरीके से वरदान के रूप में मिला।
अब हम इसको कैसे रखते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड। अगर हम इसको अच्छे मैनर में रखेंगे तो ये हमारे साथ अच्छा बर्ताव करेगा, अगर हम इसको बुरे मैनर में रखेंगे तो ये हमारे साथ बुरा बर्ताव करेगा। तो यही हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि नेचर फ्रेजाइल नहीं है, हमारा जो मीन्स हमारा कमिटमेंट है वो फ्रेजाइल है, ठीक है। इसी के चलते आप देखते होंगे बहुत जगह पर एक कोट लिखा होता होगा कि द अर्थ इज़ इन डेंजर, वी मस्ट सेव द प्लेनेट। हमें सेव करने की ज़रूरत है प्लेनेट को। भाई साहब, प्लेनेट को सेव करने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद को सेव करने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि प्लेनेट तो ऑलरेडी प्लेनेट है, उसने हमें बनाया है, ना कि हमने उसे बनाया है, ठीक। तो इस तरीके से वो हमें प्रिजर्व करता है, ना कि हम उसे प्रिजर्व कर सकते हैं। हम केवल अगर अपनी एक्टिविटीज़ को रोक दें तो फिर हमारा जो प्लेनेट है वो ऑटोमेटिक सेव हो सकता है। जैसे हम लोग इस समय बाइक वगैरह इतना यूज़ करते हैं फ्रेंड, कहीं थोड़ी दूर पर भी जाना होता है तो बाइक का यूज़ करते हैं। इस तरीके से हम लोग कार्बन का इतना ज़्यादा एमिशन कर रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत ही नुकसान होगा। ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स अभी भी आपको देखने को मिलती ही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक दूसरे पर्सनालिटी के बारे में जिनका नाम है जेम्स लोवलॉक। इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था, ये एग्ज़ाम्स में पूछा भी जा सकता है फ्रेंड, क्योंकि न्यूज़ में है इस समय। इसका नाम था गिया हाइपोथेसिस। इसका क्या मतलब होता था? इन्होंने कहा था कि जो नेचर है वो इंटरकनेक्टेड है, मीन्स सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। आप इसको डिटेल मैनर में यहाँ से समझो। मान लो ये अर्थ है फ्रेंड, ठीक है, और इसको मान लो ह्यूमन है, ये ह्यूमन है, ये अर्थ है। अगर दोनों के बीच का किसी का भी बैलेंस बिगड़ा तो एक तरफ ये गिर जाएंगे। तो इसी तरीके से अर्थ है फ्रेंड, ठीक है। अर्थ है, ये हमारे हाथों में है कि हम इसको रखते कैसे हैं। अगर हम इसको त्यागेंगे तो फिर हम भी त्यागे जाएंगे, अगर हम इसको प्रिजर्व करेंगे तो ये हमारी सेवा करेगा। महात्मा गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी फ्रेंड। उन्होंने कहा था कि नेचर गिव्स यू एवरीथिंग दैट यू नीड, ठीक है। और आपको मतलब उन्होंने कहा था नेचर आपको सभी चीज़ें देता है जो आपके ज़रूरत के लिए हैं, ठीक है। बट ये आपका ग्रीड कभी नहीं पूरा कर सकता, ये आपके लालच को कभी नहीं पूरा कर सकता। इतने रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है कि आपके लालच को पूरा किया जा सके, लेकिन इतने रिसोर्सेज ज़रूर हैं जो आपकी नीड को पूरा कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इसमें भी बात किया गया है। तो उन्होंने जो गिया हाइपोथेसिस दिया था, उन्होंने कहा था नेचर में सभी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक। तो इंटरकनेक्टेड है मीन्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ये बात कही थी उन्होंने। एक दूसरे पर्सनालिटी थे जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। उनका नाम था लॉरेट पॉल क्रोटजन। लॉरेट पॉल क्रोटजन, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था अगर हम लोग केमिकल जो हम लोग यूज़ करते हैं, फैक्ट्रीज़ में केमिकल वगैरह यूज़ किया जाता है, अगर इसका यूज़ बंद नहीं हुआ, ठीक है, तो ये आने वाले समय में हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे प्लेनेट को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा, ठीक है। और जो एंथ्रोपोसीन जिस एरा में हम लोग अभी रह रहे हैं उसको एंथ्रोपोसीन कहते हैं। ऐसे बहुत सारे एराज आ चुके हैं, जैसे आप लोग मीज़ोजोइक, नियोलिथिक, पैलियोलिथिक देख चुके होंगे, आपको ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो इस समय हम लोग एंथ्रोपोसीन एरा में रह रहे हैं। इन्होंने कहा कि एंथ्रोपोसीन एरा सबसे ख़राब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इंसान अपनी एक्टिविटीज़ खुद कर रहा है, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि थोड़ी दूर जाना हुआ डिस्टेंस के लिए वहाँ पे भी आप बाइक यूज़ कर रहे हो, तो हम लोग कार्बन का कितना ज़्यादा एमिशन कर रहे हैं आप सोच सकते हो। तो ये भाई साहब ने बताया था, इस पर्सनालिटी ने बताया था, लॉरेट पॉल क्रोटजन ने, कि अगर हम लोग ने केमिकल का यूज़ करना नहीं बंद किया तो एंथ्रोपोसीन एरा सबसे ख़राब एरा होगा और फिर आने वाले समय में हम लोग को जो दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी वो सिर्फ हम ही समझ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे फ्रेंड मैन क्या कर रहा है इस समय, एमएसपी मैंने आपको डिटेल मैनर में समझाया था। एमएसपी में क्या हुआ था कि मैन केवल कुछ ही क्रॉप्स बहुत ज़्यादा मात्रा में उगा रहा है क्योंकि उस पर ज़्यादा एमएसपी है। उसमें से दो थे, एक बीट था, एक पैडी था। ये दो क्रॉप्स बहुत उगाए जाते हैं, जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे भी पैडी उगाए जाते हैं। जैसे आप पंजाब का एग्जांपल देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे एमएसपी पैडी पे बहुत ज़्यादा है। लेकिन होता क्या है, अगर हम लोग दो ही क्रॉप उगाते रहते हैं तो लैंड डिग्रेड हो जाता है फ्रेंड। मैं लैंड डिग्रेड नहीं होता, मतलब उसकी क्वालिटी एकदम ख़त्म हो जाती है। अगर उसमें जो भी कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं। अगर हम एक ही क्रॉप बार बार एक फील्ड में बोएंगे तो उस फील्ड का जो मीन्स यील्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है।
तो इस तरीके से राइटर कह रहे हैं कि देखिए जो बीट और राइस दो ही क्रॉप हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बोए जा रहे हैं, वो सेंचुरीज़ तक बहुत ही इफ़ेक्ट डालेंगे हमारे सोसाइटी पे। ये अभी तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आगे चल के ये बहुत ही फ़र्क डालेंगे। और दूसरी बात उन्होंने कही है, जो हम लोग फॉरेस्ट कट कर रहे हैं, एक उन्होंने कही है जो बीट और राइस हम लोग उगा रहे हैं, पैडी उगा रहे हैं, और एक उन्होंने कही है जो फॉरेस्ट हम लोग कट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से राइटर ने दो बहुत ही अच्छी बात कही है कि जो हम लोग ये दो काम कर रहे हैं, ये अभी हम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये बहुत ही खतरनाक साबित हो। तो आपने देखा, ये हम लोगों को बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, मीन्स ह्यूमन को और अर्थ को आपस में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। जब तक बैलेंस नहीं बनेगा तब तक एक भी चीज़ बराबर नहीं रहेगी, और इसका भुगतना या तो हम ही लोगों को पड़ेगा। अर्थ तो वैसे ही नहीं भुगतेगी, हम ही लोगों को उसका जो भी मीन्स रिटेलिएशन होगा, जो भी रिजल्ट होगा, वो हम ही लोगों को टैकल करना पड़ेगा। यही बात इसमें बोली गई है फ्रेंड, पूरे आर्टिकल में, ठीक है। दूसरा आर्टिकल जो है इसमें कहा गया है, जैसे कल के न्यूज़ में भी था, अगर आपने कल का न्यूज़ देखा था तो उसमें भी कहा गया था कि स्टेट्स को सेंटर ने बोला है कि आप अपनी कुछ एक्टिविटीज़ को चालू करो, जैसे स्कूल्स हो गए, ऑफिसेज हो गए, आप धीरे धीरे करके ओपन करो, लेकिन ओपन करो, ताकि हमारी इकोनॉमी जो है वो अच्छे मैनर में आगे चल सके। बस सिर्फ यही बात इसमें बोली गई है, सिर्फ यही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, ठीक है, सिर्फ यही इसमें बोला गया है। और जैसा कि आपको मैंने कल ही ये न्यूज़ बता दिया था, हालांकि मुझे पता था कि इस पर आर्टिकल आएगा, लेकिन इसमें कोई ख़ास बात नहीं बोला गया आर्टिकल में, इसलिए हम लोग सिर्फ इतना ही डिस्कस कर रहे हैं कि स्टेट्स को सेंटर ने बोला है कि भाई साहब तुम एक्टिविटीज़ चालू करो, ताकि इकोनॉमी अच्छे मैनर में आगे बढ़ सके। जो इन्फ्लेशन आया है, ठीक है, जैसे हम CPI इंडेक्स देख रहे थे 6.01% हो गया है, इसको हम लोग टैकल वैकल कर सकें, ठीक, यही बात बोली गई है इसमें। फ्रेंड्स, आगे वाला आर्टिकल बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, जिसको RK विज साहब ने लिखा है, एक IPS ऑफिसर हैं, ठीक है। इन्होंने लिखा है, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने रोड एक्सीडेंट के बारे में बात किया है। इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। फ्रेंड, आज चैनल पे एक नया वीडियो सुबह ही अपलोड हुआ है। उसमें क्या है कि 4 महीने से लेकर 9 साल के बच्चों को हेलमेट पहनने के लिए एक नोटिफिकेशन इशू किया है, ठीक है। नोटिफिकेशन इशू हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने ये नोटिफिकेशन इशू क्यों किया, ठीक है, इतनी ज़रूरत क्या आन पड़ी, अभी तक नहीं था तो अब क्यों इशू किया। तो इसके लिए NCRB का डाटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो NCRB होता क्या है, कितने डाटा इसके द्वारा पब्लिश किए जाते हैं, NCRB कब बना, ठीक है, कौन कौन से डाटा इसके द्वारा पब्लिश किए जाते हैं, सब कुछ उस वीडियो में डिटेल्ड मैनर में है। आप जाके उसे देख लीजिए, अदरवाइज़ आप फिर बहुत पछताओगे फ्रेंड, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और उसमें सब कुछ आपका एक डिटेल्ड मैनर में कवर किया गया है। उसमें आपको कुछ भी नहीं छूटा है, कुछ भी नहीं छूटा है। आप जाके अभी देखिए फ्रेंड, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो। इसमें क्या हुआ फ्रेंड, जब हम लोग पिछले साल एक व्हीकल क्रैश रोड सेफ्टी एक वेबिनार मना रहे थे, ठीक है, जो कि एक कंपनी द्वारा मींस एक यूनिवर्सिटी द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया था। उसका नाम था MIT आर्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, जो कि पुणे बेस्ड यूनिवर्सिटी है। इसके द्वारा व्हीकल क्रैश एंड रोड सेफ्टी एक वेबिनार ऑर्गेनाइज़ किया गया था। इसमें यूनियन मिनिस्टर जो हमारे हैं ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ठीक है, इसके मिनिस्टर कौन हैं, ये इस मतलब स्टेट लेवल एग्ज़ाम में या वनडे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे। तो इसके मिनिस्टर कौन है, नितिन गडकरी साहब हैं। ये आप याद कर सकते हो फ्रेंड, यहाँ से एक फैक्चुअल क्वेश्चन निकल आया। इसी तरीके से अगर आप लेक्चर को बहुत ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो नितिन गडकरी साहब ने कहा था कि हम लोग 2025 तक 50% रोड एक्सीडेंट्स कम कर देंगे और 2030 तक लगभग 0% एक्सीडेंट हम लोगों का रहेगा हम लोगों के कंट्री में। तो राइटर वही कह रहे हैं कि जब हम इतनी बड़ी कमिटमेंट दे दिए हैं तो उसको टैकल करने के लिए कोई लॉ लाना चाहिए, स्टेट और सेंटर को मिलके कुछ काम करना चाहिए इस फील्ड में। इन्होंने यही कहा था, ठीक है। फिर इन्होंने कहा रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे और एक कॉन्फ्रेंस में गया जो कि स्वीडन में हुआ था 2020 में, ठीक है। वहाँ पे ये थर्ड लेवल सर सबसे हाई लेवल का कॉन्फ्रेंस था, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस था थर्ड लेवल का, जो कि सबसे हाई लेवल कॉन्फ्रेंस था, तीसरे नंबर का, ठीक है। इसमें क्या कहा इन्होंने, इसमें एक गोल पे ये लोग इकट्ठा हुए थे, रोड सेफ्टी फॉर अचीविंग ग्लोबल गोल्स 2030 तक, जिसमें कुछ कंट्रीज हैं जो कह रही हैं 2013 तक हम लोग 0% जो है एक्सीडेंट कर देंगे, डेथ उसमें 0% होगी अगर किसी का एक्सीडेंट हो भी गया तो।
तो नितिन गडकरी साहब ने वहाँ पे भी यही कमिटमेंट दे दिया। तो राइटर यही इस आर्टिकल में, पूरे आर्टिकल में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एनसीआरबी का डेटा आया है उसके थ्रू आपने नोटिफिकेशन इशू कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नोटिफिकेशन अभी 1 साल बाद फोर्स में आएगा। तो आप लोग क्या करो, कुछ सेंटर और स्टेट मिलकर जहाँ पे एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे हमने देखा था यूपी में, उस वीडियो में देखा था यूपी में क्रॉस करते समय जो रेलवे ट्रैक होता है फ्रेंड, इस पे जो क्रॉसिंग लगा होता है, इतने जल्दी में लोग रहते हैं कि इसको क्रॉस करते वक्त कितने सारे एक्सीडेंट हुए थे, ये हमने डाटा देखा था। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखें तो अभी जाके वो वीडियो देखिए फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। पूरा एनसीआरबी क्या है, एनसीआरबी काम कैसे करता है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, आप लोग चलिए कमेंट में बताइए कि सॉरी फ्रेंड, शायद मैं आंसर लिखने जा रहा था, वो एनसीआरबी किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए फ्रेंड, ठीक है। इसमें नितिन गडकरी साहब के ऊपर यही कहा गया है कि भाई साहब आपने कमिटमेंट तो दे दिया, लेकिन अब उसको काम करने के लिए, उसको फोर्स में लाने के लिए कोई लॉ बनाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। इसमें क्या हुआ है, यूएई और इंडिया के बीच के रिलेशन के बारे में बताने की कोशिश की गई है। यूएई और इंडिया के बीच के रिलेशन बताने की कोशिश की गई है फ्रेंड। पहले आप समझिए, जो बेस्ट एशिया वाले कंट्रीज़ हैं, जैसे यूएई हो गया, इराक हो गया, सीरिया हो गया, ठीक है, मींस ये जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये फॉसिल फ्यूल्स वगैरह बहुत मिलते हैं फ्रेंड। तो क्या होता है, पहले देश बहुत गरीब थे, फिर यहाँ पे तेल, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह मिलने लगे, तो क्या हुआ, ये लोग उसी के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गए कि ये लोग उसको दूसरे कंट्रीज़ में बेचते हैं, वहाँ से ये लोग पैसा पाते हैं, इन लोगों का वहाँ से काम चलता है। लेकिन अब यूएई क्या कर रहा है, यूएई पिछले साल विज़न 2021 निकाला था एक, इसने एक विज़न रखा था फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते होगे। 1 सेकेंड, सॉरी फ्रेंड्स, एक विज़न रखा था यूएई ने। इसमें क्या कहा था, इसने कहा था कि अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करेंगे, केवल ऑयल पे डिपेंड नहीं रहेंगे, अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करेंगे। तो उसी के चलते हमारी कंट्री में भी कुछ 6 मेंबर्स को हमारी कंट्री ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए तैयार किया है। मींस हम लोग ने 6 कंट्रीज़ को छांटा है पूरे वर्ल्ड में से, जिसके साथ हम लोग फ्री ट्रेड करेंगे। मींस अगर उनका प्रोडक्ट हमारे यहाँ आता है या हमारा प्रोडक्ट उनके यहाँ जाता है तो बहुत ही कम टैरिफ वगैरह लगें, ताकि हम लोग और अच्छे मैनर में ट्रेड वगैरह कर सकें। तो उन 6 मेंबर्स में से क्या हुआ कि जो यूएई है उसको हमने पहले नंबर पर रखा है, ठीक। ये फिगर्स एट द टॉप लिस्ट में, 6 मेंबर्स के लिस्ट में हमने यूएई को पहले नंबर पर रखा है। और कौन सी कंट्रीज़ हैं, जैसे यूके है, यूरोपियन यूनियन है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इजराइल है, और ग्रुप ऑफ गल्फ कोऑपरेशन के साथ हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे। ये हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल साहब ने बताया। अब ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि इस समय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, तो पीयूष गोयल साहब हैं, ये आप लोग दिमाग में रखिएगा। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम लोग 2019 में फ्रेंड, पहले क्या होता था, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, RCEP बोलते थे, इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो क्या हुआ, हम लोग ने 2019 में इससे हम लोग बाहर हो गए। क्यों बाहर हो गए, क्योंकि हमारे यहाँ एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, मींस एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ही कम था अगर देखा जाए, इन रेदर कंपैरिजन टू इंपोर्ट। हम लोग इंपोर्ट बहुत करते थे जैसे चाइना वगैरह कंट्रीज से, लेकिन एक्सपोर्ट बहुत कम कर पाते थे। तो इसी के चलते हमारे जो PM साहब थे वो बोले कि इंपोर्ट अब हम लोग कम करेंगे और एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, अदरवाइज़ हमारे जो कंट्री में चाइना वगैरह का सामान इतना ज़्यादा फैल जाएगा कि हमारे यहाँ के लोग बहुत ही, मतलब वैसे तो एक तो वैसे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बहुत कम एम्प्लॉयमेंट है, और भी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे। कैसे फ्रेंड, क्या होता है, चाइना का जो सामान होता है वो बहुत ही कम प्राइस का होता है, लेकिन क्वालिटी भी बहुत लो होती है। हमारे यहाँ का प्राइस थोड़ा हाई होता है, तो लोग क्या करते हैं, कम प्राइस वाले को ज़्यादा ख़रीदना पसंद करते हैं इन कंपैरिजन टू हाई प्राइस। तो इसीलिए चाइना का प्रोडक्ट लोग ज़्यादा मात्रा में ख़रीद रहे थे। तो इसीलिए बात की गई कि RCEP से हम लोग बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अब बात की जा रही है कि कुछ कंट्रीज़ के साथ हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर देंगे। जैसे उसमें से 6 कंट्रीज़ हैं, मैंने आपको बताया, उसमें से UAE को टॉप पे रखा है हम लोगों ने, ठीक। और UAE ने भी अपना साथ दिखाया, अपना इंटरेस्ट दिखाया हम लोग में, और इसने भी
2021 में क्या किया, सितंबर 2021 में इसने भी बायलैटरल इकोनॉमिक एग्रीमेंट साइन करने के लिए कुछ कंट्रीज़ को तैयार की। उसमें से 8 कंट्रीज़ थी जिसमें इंडिया भी शामिल है। और भी कंट्रीज़ यूके, तुर्की, साउथ कोरिया, जिनके साथ यूएई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर सकेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कह रहे हैं दोनों तरफ से जब राज़ी है, ठीक है, इंडिया भी राज़ी है, यूएई भी राज़ी है, तो एक अच्छे मैनर में हम लोग इसको लेके चल सकते हैं। और केवल ऑयल ही नहीं, और भी कई चीज़ों पर, अब जैसे हम लोग अपने यहाँ का सामान यूएई में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो इस तरीके से हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। ठीक, क्योंकि हम लोग जब ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा हम लोग को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो ज़्यादा हम लोग को लेबर फोर्स का काम लगेगा। तो इस तरीके से एक अच्छे मैनर में इसको लेके चला जा सकता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा फ्रेंड। ये बात की गई है रसिया और यूक्रेन के बारे में। इसके बारे में एक न्यूज़ भी था, वो भी मैंने यहीं पे रख दिया है। रसिया क्या कह रहा है, सिक्योरिटी गारंटी मीन्स वो कह रहा है हम अपने ट्रूप्स को यूक्रेन के बॉर्डर से हटा तो रहे हैं, लेकिन आप लोग जो जो कह रहे हो हटाने के लिए, वो लोग हमको गारंटी दो कि यूक्रेन नेटो के साथ शामिल नहीं होगा। ठीक, हमने ये कल वाले वीडियो में बहुत ही डिटेल मैनर में कवर कर रखा है, न्यूज़ एनालिसिस वाले वीडियो में। आप लोग वहाँ जाके इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, नेटो क्या है। ठीक है, रसिया नेटो, यूक्रेन के नेटो के साथ मिलने से परेशान क्यों है, और ब्लिंकन साहब ने कहा है कि रसिया को डिक्लेयर कर देना चाहिए कि यूक्रेन पर उसको, मतलब उसका यूक्रेन पर जो है हमला करने का कोई इरादा नहीं है। तो रसिया ने तो कल ही हमने न्यूज़ में देखा था कि डिसाइड कर दिया है, उसने कहा है कि हम यूक्रेन पर जो है हमला करने वाले नहीं थे। सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन गई कि ऐसा लगने लगा कि हम लोग हमला करने वाले हैं। ठीक, लेकिन फिर हमने देखा था कि S-400 मिसाइल्स वगैरह उसके यहाँ भेज रहा है मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए बॉर्डर्स पे। तो भाई साहब, अगर आप हमला करने वाले नहीं थे तो फिर ये सब मिसाइल्स वगैरह की ज़रूरत क्या पड़ गई आपको। ये बात इसमें पूरे आर्टिकल्स में कही गई है। अगर इसको आपको समझना है, कल वाली जो हिंदू एनालिसिस की वीडियो आती है उसमें जाके आप इसको एक डिटेल्ड मैनर में समझ सकते हो फ्रेंड। हमने कल उसमें पूरा डिस्कस कर दिया था कि USSR था, फिर 15 कंट्रीज़ बनी, 15 में से कुछ नेटो के मेंबर्स हो गए, अब यूक्रेन भी शामिल होना चाहता है। तो रसिया कह रहा है नहीं भाई साहब, आप नहीं शामिल होगे। अगर आप शामिल होगे तो हम अपने फोर्सेस को जो आपके बॉर्डर पे बिठा के रखे हैं उनको तुरंत आपके ऊपर हमला करवा देंगे उनसे। तो ये सारी चीज़ें थी फ्रेंड। हम कुछ दिन पहले एक न्यूज़ देखे थे, आप पहले इस पे आओ, जिसमें हरियाणा स्टेट एम्पावरमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट, हरियाणा ने एक एक्ट पास किया था जिसमें हरियाणा ने कहा था कि ऐसी प्राइवेट कंपनीज जो हरियाणा में हैं और उनमें क्या हो रहा है, उनमें 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और उनकी सैलरी 30,000 से कम है। ठीक, तो ऐसी कंपनीज़ में केवल हरियाणा के 75% लेबर केवल हरियाणा के ही रहेंगे। ये बात हरियाणा ने कही थी। ठीक है, ये हरियाणा ने कहा कि ऐसी कंपनीज़ जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और उनकी सैलरी 30,000 से कम है, तो ऐसे प्राइवेट कंपनीज़ में जो वर्कफोर्स रहेगा वो हरियाणा के ही लोग केवल 75% रहेंगे, उनको 75% रिजर्वेशन दिया जाएगा, ऐसा हरियाणा ने कहा था। फिर ये पंजाब हाई कोर्ट में, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में ये जो है पेंडिंग हो गया। पंजाब हाई कोर्ट ने इस पे स्टे दे दिया कि नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो हरियाणा गवर्नमेंट थी वो चली गई सुप्रीम कोर्ट। ठीक, और सुप्रीम कोर्ट ने अब डिसीज़न दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, जो हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा था इसको, इस पे स्टे दिया था, उसने स्टे के लिए कोई वैलिड रीज़न नहीं दिया था, कोई बहुत ठोस कारण नहीं दिया था, इसलिए हम लोग इसको अलाउ करते हैं अभी, और 1 हफ्ते का समय देते हैं हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट को कि वो अपना एक वैलिड रीज़न यहाँ पे रखें ताकि हम लोग इसको फिर से स्टे अलाउ कर दें। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है 75% रिजर्वेशन वाला स्टे, और मीन्स रिजर्वेशन वाला एक्ट, और स्टे हटा दिया है। 1 वीक का समय दिया है हाई कोर्ट को कि अपना वैलिड रीज़न रखो, तभी हम लोग अलाउ करेंगे। सिंगापुर में बहुत ही एक, मतलब कह सकते हैं इंडिया के लिए बहुत ही गलत चीज़ हुई। सिंगापुर के असेंबली में एक भाई साहब ने कह दिया कि जो इंडिया में पार्लियामेंट है और जो इंडिया में पॉलिटिशियंस हैं उसमें से आधे से ज़्यादा लोग जो है क्रिमिनल हैं। अब आप डाटा देखो, बात इन्होंने खैर सही कह दी। आखिर क्रिमिनल्स को हम लोग टिकट क्यों दे देते हैं, मुझे तो यही बात समझ में नहीं आती। आप ये देखो, एक डाटा देखो,
इसमें 43% जो विनर्स हुए 2019 लोकसभा इलेक्शन में, जो कि अभी रिसेंट का न्यूज़ है फ्रेंड, 2019 में अभी रिसेंट का इलेक्शन हुआ था, उसमें जो 43% विनर्स हुए, ठीक, उनकी बात की गई है। और ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का रिपोर्ट है। इसमें कहा गया है कि ऐसे पॉलिटिशियंस जो कि क्रिमिनल केसेस हैं वो 43% हो गए हैं बढ़ के 2019 में। 2009 में 30% थे, 2014 में 34 हुए, 2019 में बढ़ गए 43% हो गए। और जिनके ऊपर सीरियस क्राइम केसेस हैं उनकी परसेंट 19 हो गया है, ठीक। सीरियस क्राइम केसेस में रेप आता है, मर्डर, किडनैपिंग, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, ये सारे केसेस के साथ हमारे पॉलिटिशियंस पार्लियामेंट में जाके बैठे हुए हैं, ठीक। तो ऐसा सिंगापुर में कह दिया गया। तो खैर बात तो सही कही गई, इसमें क्रिटिसाइज़ करने की क्या बात है, जब हम लोग काम ही ऐसा करेंगे तो क्रिटिसाइज़ तो किया ही जाएगा, ठीक है। ये फ्रेंड इसमें कहा गया कि जो फ़्लाइट वगैरह यूक्रेन चालू करना चाहता है, तो इसमें कहा गया हाँ भाई आप चालू करो, फ़्लाइट वगैरह चालू करो, सिचुएशन को नॉर्मल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए आप फ़्लाइट वगैरह चालू करो। ये आप देखिए क्रिमिनल डाटा, जैसे अभी आप देखोगे उत्तर प्रदेश में 19%, ठीक, और महाराष्ट्र में जो है 16%, इतने क्रिमिनल्स हैं, ठीक। मतलब क्रिमिनल पॉलिटिशियंस हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, उनको भी हम लोग टिकट दे के, और टिकट देते हैं, चलिए ठीक है, एक आदमी की गलती है, एक पार्टी की गलती है, लेकिन वोट दे के विनर बनाते हैं, ये तो पूरी जनता की गलती है। इसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें वोट का अधिकार इसीलिए मिला था ताकि हम 5 साल बाद जो भी गलत आदमी हो या ऐसे लोगों को चुने जो देश चला सकें, ना कि ऐसे लोगों को चुने जो कि हमें मारकर हमें ही प्रताड़ित करें, ठीक है। ये आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इस समय ऐसे लोग हैं, ठीक। मनमोहन साहब कह रहे हैं, जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले फ्रेंड मैंने आपसे कमिटमेंट भी कर दिया था, हालांकि वीडियो नहीं आ पाई। एबीजी शिपयार्ड जो स्कैम हुआ है, आदित्य बिरला ग्रुप का एक शिपयार्ड कंपनी थी, यहीं पे मैं आपको कुछ बता देता हूँ इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट है। एबीजी शिपयार्ड जो कंपनी थी, इसने 28 बैंकों से लोन लिया, और इसने 28 बैंकों से लोन लेने के बाद क्या किया कि उन फंड्स को दूसरे कंपनी को दे दिया, और फिर उनका और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे दिया, और उनका गलत तरीके से यूज़ करने लगा। जिस काम के लिए इसने लोन लिया था, ये शिप बिल्डिंग कंपनी थी, शिप को बनाती थी और उसको रिपेयर करती थी, ठीक है। तो इस तरीके से जो एसबीआई हुआ, उसने बताया कि भाई साहब बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। फिर सीबीआई को केस मिला, सीबीआई ने भी कहा हाँ भाई साहब 2011 से लेके 2017 के बीच में लगभग 22,000 करोड़ रुपए का घपला हुआ है एबीजी शिपयार्ड कंपनी के द्वारा। तो इसी के बारे में वो वीडियो आने वाली थी, मैं इंतज़ार कर रहा था कि एक आर्टिकल आ जाए द हिंदू में, तो यहीं पे डिटेल मैनर में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आर्टिकल अभी तक नहीं आया है। हालांकि आपको जल्द ही वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो इसमें 2011 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, 2014 में मोदी साहब आ गए, तब से मोदी साहब चल रहे हैं। तो कुछ लोग तो कांग्रेस को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है कांग्रेस की गलती है, और कांग्रेस कह रही है बीजेपी की गलती है, लेकिन ये तो जनता का नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि जनता का ही पैसा तो आप दे रहे हो, जनता का ही पैसा एनपीए बन रहा है ना। तो इस तरीके से ये गलत है फ्रेंड। जो भी गवर्नमेंट प्रेजेंट में है उसको इसके खिलाफ स्टेप्स उठाने चाहिए, और ऐसा कुछ प्रोविज़न करना चाहिए ताकि फ्यूचर में ऐसा कोई मतलब स्कैम ना हो, ठीक। तो यहाँ पे कुछ मुद्दे पे नेहरू साहब का नाम पीएम मोदी जी के द्वारा ले लिया गया था। तो मनमोहन साहब कह रहे हैं क्यों मोदी साहब आप नेहरू जी का नाम क्यों ले रहे हो, अब तो आपकी गवर्नमेंट है, अगर मान लीजिए कि मैंने गलती की, हम लोग ने गलती की, कांग्रेस ने गलती की, तो अब तो आपकी गवर्नमेंट है, अब तो आप वो गलती सुधारो। तो यही बात हुई है यहाँ पे। इंडिया में पहली बार वाटर टैक्सी चली है फ्रेंड, जो कि नवी मुंबई को मेन सिटी से जोड़ेगी। ये वाटर सिटी बोट से हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है। नवी मुंबई को मेन सिटी से मुंबई में चला है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया, ठीक है। यहाँ पे बात की गई है कि रिफ्यूज़ी का राइट होता है फ्रेंड, इसको हम लोग को देखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अभी 75% रिजर्वेशन हरियाणा अगर दे देगा, उसको अलाउ भी कर दिया गया, तो जो उसके मीन्स नेबर स्टेट्स हैं, जैसे यूपी हो गया, ठीक है, पंजाब हो गया, उससे जो हरियाणा में काम करने जाते हैं उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट की बड़ी कमी हो जाएगी, क्योंकि हरियाणा के लोगों को ही वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ऐसी 75% रिजर्वेशन अगर आ गया, तो अगर देखा जाए मीन्स जैसे
अभी कुछ दिन पहले रोहिंग्या कम्युनिटी हमारे यहाँ आई थी, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग को इसको एक प्रॉपर वे में लेके चलना चाहिए, इसके लिए एक प्रॉपर लॉ होना चाहिए, ठीक है। और फिर से ध्यान देने की ज़रूरत है रिफ्यूजी के राइट्स पे, क्योंकि उनका भी कुछ राइट्स होता है फ्रेंड। वो भी बेचारे, उनके पास घर नहीं है, उनके पास, उनको भगा दिया गया है ऐसा कहते हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग को सोचना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल पे बढ़ते हैं और फ्रांस के बारे में बात करते हैं। फ्रांस माली से 10 साल बाद अपने ट्रूप्स को वापस ला रहा है। जैसे आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ में देखा था, अफ़गानिस्तान से यूएसए ने अपने ट्रूप्स को बाहर निकाल लिया था, तब फिर वहाँ पे तालिबान का रूल आ गया, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ था कि यूएसए का खर्चा फालतू हो रहा था और यूएसए के फोर्सेस भी मारे जा रहे थे बेचारे। क्या होता है कि जब आप, ये लोग गोरिल्ला वारफेयर करते हैं। गोरिल्ला वारफेयर में क्या होता है कि जैसे आप ये 10 लोग रह रहे हो, इन्हीं 10 लोग में से एक लोग मिले हुए हैं, ठीक है। और फिर ये आप निकल के मारे, मीन्स ये निकल के मारे, फिर आके आपके बीच में ही मिल गए। अब जो ये मतलब यूएसए वाले होते थे, उनको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता था पूरे अफ़गानिस्तान में कि भाई साहब अफ़गानिस्तान के ही लोग अफ़गानिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से उसको गोरिल्ला वार कहते हैं और लोकल के लोग ज़्यादा जानते हैं। तो इसी तरीके से जैसे यूएसए अफ़गानिस्तान से निकला था, वैसे अब फ्रांस जो है वो माली से बाहर निकल रहा है 10 साल के बाद। जैसे ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल करते थे, हमारे यहाँ उन्होंने अपनी कॉलोनी बना रखी थी, वैसे इसने, फ्रांस ने क्या किया था, फ्रांस ने माली में, जो कि अफ्रीका में है, अफ्रीका में अपनी कॉलोनीज़ बना रखी थी। तो वहाँ पे कुछ दिन पहले ग्रुप्स के बीच में जो है रस्साकसी हो गई और फिर वहाँ के लोकल के बीच में रस्साकसी हो गई, गवर्नमेंट के बीच में रस्साकसी हो। तो इसीलिए ये लोग अब बाहर वहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि इनके भी ट्रूप्स, अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ था 53 ट्रूप्स इनके मरे थे, 53 मिलिट्री शहीद हुए थे। तो इस तरीके से, इसलिए फालतू ना खर्चा करते हुए भाग जाओ भाई साहब, अपना अपना काम सब देखो। माली आप देख रहे हो यहाँ पे है, ठीक है। आप इसके बगल की कंट्रीज़ देख सकते हो, मॉरिटानिया है, अल्जीरिया है, नाइजर है, ठीक है, जीनिया है, सिंगल है। इसका जो कैपिटल है आप देखो, बामाको, ठीक है, बामाको इसकी कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। फिर से जो है कुछ 54 ऐप इंडिया के द्वारा चाइना के बैन कर दिए गए हैं, ठीक। फाइनेंस मिनिस्टर कह रही हैं कि जो लो और मिडिल इनकम नेशंस हैं उनको हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे पैंडेमिक से बाहर आने के लिए। आपने, अगर आप सरोकार क्लासेस के साथ जुड़े हो तो कुछ ही दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, एसेट मोनेटाइजेशन कर रहे हैं। गवर्नमेंट एसेट मोनेटाइजेशन कर रही है 51,000 करोड़ के लिए, ठीक है, 51,000 करोड़ के लिए, ताकि हम लोग पैंडेमिक से जो इकोनॉमी को नुकसान हुआ है उसको फिर से रिकवर कर सकें। लेकिन जब हम लोग खुद ही नहीं रिकवर कर पा रहे हैं, तो ये फाइनेंस मिनिस्टर कह रही हैं कि हम लोग लो और मिडिल इनकम नेशंस को सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। तो ये तो दो बातें हो गई ना। एक तो आप कह रहे हो कि हम एसेट मोनेटाइजेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि इकोनॉमी को रिकवर कर सकें, फिर आप कह रहे हो हमारे पास, मीन्स आप अगर किसी को सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात कर रहे हो, इसका मतलब हमारे पास पैसा है, तो फिर एसेट मोनेटाइजेशन करने की ज़रूरत क्या पड़ी आपको। तो इस तरीके से आप डबल स्टेटमेंट देख सकते हो, दोनों तरीके से सोच सकते हो, ठीक है। जयशंकर साहब जर्मनी जा रहे हैं, ठीक है, जर्मनी और फ्रांस जाएंगे। वहाँ पे बात होगी रसिया पे, ज़्यादातर इन लोगों का मीन्स जो है वो कंसंट्रेशन रहेगा, ठीक है। ट्रिब्यूनल के बारे में हमने कल ही डिस्कस किया था, पूरा डिटेल्ड मैनर में डिस्कस किया था, ट्रिब्यूनल्स होते क्या हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई साहब ट्रिब्यूनल्स पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है कोर्ट्स के द्वारा, आप लोग ट्रिब्यूनल्स बनाने के बारे में नहीं सोच रहे हो। ट्रिब्यूनल्स एक स्पेसिफिक केस के लिए बना दिया जाता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आप बताइए कि ये कब बनाया गया था, ठीक है, या कब किन किन सिचुएशंस में इसे बनाया जा सकता है। फ्रेंड, आप देख रहे होंगे जियो के 1.29 करोड़ यूज़र, मीन्स जियो से 1.29 करोड़ लोग हट के एयरटेल में चले गए हैं, ठीक, भारतीय एयरटेल में चले गए हैं। उनमें से मैं भी एक हूँ फ्रेंड। जियो को मैंने भी छोड़ दिया और एयरटेल में शामिल हो गया। हमारे यहाँ फ्रेंड, हमारा एक तो वैसे भी रिमोट एरिया आता है हम लोग के यहाँ, तो इसीलिए कभी कभी आपके लेक्चर्स टाइम पे नहीं आ पाते हैं। तो क्या होता है फ्रेंड, हमारे यहाँ भी जियो के नेटवर्क पहले बहुत अच्छे रहते थे, हम लोग ने भी सिम ले लिया, ठीक है। आइडिया पहले, सबसे यहाँ पहले वोडाफोन रहता था, फिर आइडिया का रहने लगा,
फिर इस तरीके से जब ये दोनों मर्ज हो गए तो फिर इनका नेटवर्क तो एकदम बकवास होने लगा हमारे यहाँ। फिर जियो जब अच्छा चलने लगा हम लोग ने इसका सिम लिया। अब हमारे यहाँ एयरटेल चलता है फ्रेंड, इसलिए हम लोग एयरटेल में शिफ्ट हो गए। तो वही बात यहाँ पे की गई है, जैसे मैं शिफ्ट हुआ हूँ ऐसे 1.29 करोड़ लोग जियो से हटके और 4.75 लाख करोड़ जो लोग 7 लाख करोड़ जो हैं वो लोग एयरटेल के साथ ऐड हो गए हैं। 2014 में जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था मुल्ला पेरियार डैम पे, ठीक है, उसको केरला कह रहा है कि रिव्यू करने की बात कही है केरला ने। मुल्ला पेरियार डैम क्या है फ्रेंड? 126 सालों पुराना मुल्ला पेरियार डैम है, ये डैम है, ठीक है, जो कि केरला में है। मुल्ला पेरियार डैम यही है, केरला में है, 126 साल पुराना डैम है, ठीक है। ये केरला में तो है लेकिन ऑपरेट किसके द्वारा किया जाता है? ऑपरेट तमिलनाडु के द्वारा किया जाता है। अब आप सोचोगे ये क्या नाइंसाफ़ी हो गई भाई साहब? तो जी हाँ, ये ऑपरेट तमिलनाडु के द्वारा किया जाता है और ये 999 साल के लिए एक एग्रीमेंट हुआ था ब्रिटिश टाइम पे ही तमिलनाडु और केरला के बीच में कि केरला में डैम है लेकिन तमिलनाडु इसको ऑपरेट करेगा, ठीक। तो उसी के बारे में बात की गई है। केरला ने कहा है कि भाई साहब रिव्यू करो इसको। तो क्या हुआ था, ये 1887 से 1895 के बीच में बना। ये इनका नाम था, जिन्होंने ये आइडिया रखा था, जॉन पेनीक्विक, ठीक। इसमें क्या हुआ कि ये एग्रीमेंट हुआ कि वाटर जो है हम लोग ईस्टवार्ड भेजेंगे। आप लोग यहाँ पे समझो, ये है केरला, ये है तमिलनाडु, यहाँ पे है मुल्ला पेरियार डैम। अब हम इधर से इधर को वाटर भेजते हैं, ठीक। तो इसी के बारे में जो प्रेजेंट डे तमिलनाडु में है, प्रेजेंट डे तमिलनाडु जो मद्रास प्रेसिडेंसी को प्रोवाइड कराने की बात की गई थी वाटर, जो प्रेजेंट डे तमिलनाडु है, ठीक है। इसको पहले पेरियारू डैम के नाम से जाना जाता था लेकिन अब मुल्ला पेरियार डैम के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये मुल्लयार रिवर और पेरियार रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे बना हुआ है। आप ये देख सकते हो, मुल्लयार रिवर, पेरियार रिवर, और ये है मुल्ला पेरियार डैम। आप देखो वाटर कैसे, ये मुल्ला पेरियार डैम है, ये वाटर सेंट थ्रू कैनाल के थ्रू तमिलनाडु में भेजा जाता है, ठीक है। और ये पेरियार रिवर आई है, यहीं से मुल्लयार रिवर आई है, इसी के कॉन्फ्लुएंस पे मुल्ला पेरियार डैम बना हुआ है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा फ्रेंड। बहुत ही अच्छी तरीके से आज के सारे आर्टिकल्स आपके कवर हो गए और न्यूज़ एनालिसिस भी हम लोगों ने देख लिया। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आता है फ्रेंड तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड कराइए। अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो हमारा टेलीग्राम सरोकार क्लासेस चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड कराया करिए फ्रेंड, ताकि अगर व्यूज़ वगैरह नहीं आते हैं तो हम लोग मोटिवेट नहीं हो पाते हैं और अच्छे अच्छे वीडियोस नहीं ला पाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए ताकि हम लोग अच्छी अच्छी वीडियोस लाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।